प्रधानमंत्री को, आदरणीय मोदी जी को, कि जो काम इसके पहले के 14 भारतीय बने प्रधानमंत्री वो नहीं किए, उसको मोदी जी ने अपने हाथ में लिया है और उसको कानून आगे बढ़ाया। अब सवाल यह है कि इस कानून और पहले के कानून में अंतर निश्चित रूप से अंतर है। जैसे पहले आतंकवाद इंडियन पिनल कोड में नहीं था, ये मेरे हाथ में 1860 का इंडियन पिनल कोड है, इसमें आतंकवाद नहीं था, अलगाववाद नहीं था। अब जो नया कानून आएगा उसमें है। इसी तरीके से इसकी जो धाराएं हैं, इसमें जो सेक्शंस लिखे हैं, इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है वो पूरी तरीके से जजों को मनमर्जी करने के लिए लिखी गई। क्यों लिखी गई? क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में वकील भी अंग्रेज, अंग्रेजों के टाइम में जज भी अंग्रेज और वकीलों के टाइम में इंस्पेक्टर भी अंग्रेज, यानी जांच करने वाला भी अंग्रेज, बहस करने वाला भी अंग्रेज, सजा देने वाला भी अंग्रेज। इसलिए इसमें भाषाएं ऐसी लिखी गई, इस तरीके से इसमें लैंग्वेज यूज किया गया कि जज जिसको मन चाहे बेल दे दे, जिसको मन चाहे जेल दे दे। अब जो नया आया है उसमें निश्चित रूप से पहले से अच्छी लैंग्वेज यूज की गई है, अपराध को ज्यादा अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है, जज की मनमानी करने का स्कोप कम कर दिया गया है, क्योंकि लैंग्वेज जितना क्रिस्टल क्लियर होगी जज अपनी मनमानी कम से कम कर पाएंगे। लेकिन क्या ये 3 नए कानून बनने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? इस पे थोड़ा संशय है। ये जो 3 कानून बने हैं, भाई सरकार तो बनाते नहीं, प्रधानमंत्री गृह मंत्री तो कानून बनाएंगे नहीं, वो तो केवल एक कमेटी बना दिया, कमेटी को बोला भाई एक काम करो, कानून बनाओ। अब मान लीजिए हमारे पास 150 साल पुराना मकान हो और हमें आदेश आ गया कि भाई एक काम करो, ये 150 साल पुराना मकान गिराओ, नया मकान बनाओ। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले आसपास के मोहल्ले में देखना चाहिए कि आसपास कैसे कैसे मकान बने हुए, बढ़िया मकान कौन बना हुआ है, किस मकान का ड्राइंग रूम अच्छा है, किस मकान का बेडरूम अच्छा है, किस मकान का किचन अच्छा है, किस मकान का लिविंग रूम अच्छा है, और जिस मकान की जो जहां बेस्ट दिखाई पड़े उसको कॉपी कर लो और एक अपना ऐसा मकान बनाओ जिसका हर कमरा अच्छा हो। यही तरीका है। या दूसरा एग्जांपल, मान लो मेरे घर में चोरी बार बार हो रही है, बगल वाले घर में चोरी नहीं हो रही है, तो सबसे पहले हमें बगल वाले घर में पता करना चाहिए भाई क्या चक्कर है, तुम्हारे यहाँ चोरी क्यों नहीं होती। वो बताएगा कि हमने ऐसा घर बनाया, चोरी की लायक हमने गुंजाइश नहीं। अगर हमारे घर का बार बार ताला टूट रहा है, बगल का घर का ताला नहीं टूट रहा है, तो हमें बगल के घर में पता करना चाहिए कि आपका ताला क्यों नहीं टूटता, आपने ऐसी कौन सी कंपनी का ताला लगा दिया कि आपका ताला नहीं टूटता। या हमारे घर में बार बार लीकेज हो रहा है, सीपेज हो रहा है, या सीवर लाइन चौक हो रही है, तो हमें बगल वाले का पता करना चाहिए भाई आपके यहाँ लीकेज नहीं है, सीपेज नहीं है, सीवर लाइन चौक नहीं, तो क्यों, ऐसा क्यों। मेरा ये मानना है कि ये जो तीनों ड्राफ्ट बनाए गए, वो ड्राफ्ट केवल वर्तमान कानूनों को पढ़ के उसी को बेटर करने की कोशिश की। कानून बनाते समय ये नहीं देखा कि सिंगापुर में क्या चल रहा है, या अमेरिका में क्या चल रहा है, या फ्रांस में क्या चल रहा है, या चाइना में क्या चल रहा है। अगर हमारे यहां साइबर फ्रॉड ज्यादा है और सिंगापुर में नहीं है, तो हमें कहां के कानून को देखना चाहिए सबसे पहले? जोर से बोलिए जरा, सिंगापुर के। अगर हमारे यहां चिटफंड कंपनी बना बना के लोगों को लूटा जाता है, लेकिन थाईलैंड में नहीं लूटा जाता, तो हमें थाईलैंड वाला कानून देखना चाहिए। अगर हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज में बीड़ी के अंदर सिगरेट गांजा बेचा जा रहा है, सिगरेट के पैकेट में गांजा बेचा जा रहा है, लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं बेचा जा रहा है, तो हमें देखना चाहिए सिंगापुर में ऐसा क्या है। अगर हमारे यहाँ चेन स्नैचिंग है, मोबाइल स्नैचिंग है, लेकिन दुबई में नहीं है, दुबई में किडनैपिंग नहीं है, दुबई में अपहरण नहीं है, तो हमें फिर देखना चाहिए कि भारत में ऐसा है, दुबई में क्यों नहीं है, तो हमारे कानून और दुबई के कानून में क्या अंतर है। एक कानून के विद्यार्थी के रूप में मेरा यह मानना है 80% समस्याओं का समाधान कानून के जरिए हो सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि समाज बदलता है तो व्यवस्था बदलती है, मैं इसका उल्टा सोचता हूं। मेरा यह मानना है
कानून बदलता है, व्यवस्था बदल जाती है। उदाहरण के लिए भारत के राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, कहीं डीएमके की सरकार है, कहीं आम आदमी पार्टी की है, कहीं बीजेपी की है, कहीं कांग्रेस की है, कहीं शिवसेना की है, कहीं अकाली की है, ऐसे अलग अलग सरकार होती है। सरकार किसी की हो, घूसखोरी रहती है, जमाखोरी रहती है, मिलावटखोरी रहती है, कालाबाजारी होती है, नशा तस्करी होती है, मानव तस्करी होती है, धर्मांतरण होता है, घुसपैठ होती है। इसका मतलब डॉक्टर तो अलग अलग है, लेकिन दवा एक ही है। और बीमारी किससे ठीक होती है? जोर से बोलिए जरा। दवा से। बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, ये हमें गलतफहमी है। ये हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर अच्छा नहीं होता। शरीर के अंदर डॉक्टर नहीं जाता, शरीर के अंदर इंजेक्शन जाता है, दवा जाती है। एक्चुअल में दवा अच्छी होती है और इंजेक्शन अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा नहीं होता। लेकिन हमें दिमाग में ऐसा बैठ गया कि डॉक्टर अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा होता है। मुझे ऐसे लगता है कि जो कमेटी ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका एग्जांपल आपको देता हूं। मेरे हाथ में ये फेडरल पिनल कोड है, अमेरिका में यही चलता है, और भारत में ये इंडियन पिनल कोड चलता है। डिफरेंस क्या है? भारत के इंडियन पिनल कोड में 23 चैप्टर है, 23 चैप्टर है। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर है, 100 चैप्टर ज्यादा है। और अभी वाले में तो 23 चैप्टर है, जो नया वाला बना उसमें 19 चैप्टर है, 4 चैप्टर और कम हो गए। अमेरिका में कितना है? 123। अब फायदा क्या हुआ? हमारे यहां घूसखोरी का अलग कानून है, जमाखोरी का अलग कानून है, मिलावटखोरी का अलग कानून है, कालाबाजारी का अलग कानून है, नशा तस्करी का अलग कानून है, मानव तस्करी का अलग कानून है, सोना तस्करी का अलग कानून है, आतंकवाद का अलग कानून है, अलगाववाद का अलग कानून है, धर्मांतरण का अलग कानून है, घुसपैठ का अलग कानून है, साइबर फ्रॉड का अलग कानून है, बैंक फ्रॉड का अलग कानून है। इतने कानून, 50 कानून के आसपास है। और अमेरिका ने क्या किया? उन 50 कानूनों को एक किताब में डाल दिया। एफआईआर कौन लिखता है? जोर से बोलिए। हवलदार। हवलदार कितना पढ़ा? 10वीं या 12वीं? अब आप ही बताओ, एक 12वीं पास हवलदार जिसको एफआईआर लिखना है, उसको 50 कानूनों में अलग अलग ढूंढ ढूंढ के सेक्शन निकालना पड़ेगा, तो आसानी से लिख लेगा? या एक किताब खोलेगा, इंडेक्स खोलेगा, इंडेक्स में देखते जाएगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, तो बढ़िया एफआईआर लिखेगा? बताइए जरा। अगर एक में है तो आसानी से लिखेगा, 20 किताब खोलेगा तब आसानी से लिखेगा? आपके पास 1 साल की 12 डायरी हो तब ज्यादा अच्छा है, या 1 साल की 1 डायरी हो, जनवरी फरवरी मार्च 12 महीने उसी में हो तब अच्छा है? जोर से बोलिए जरा। हैंडलिंग अच्छी होती है। अमेरिका ने क्या किया? एक फेडरल पिनल कोड बनाया। फेडरल पिनल कोड में चैप्टर 2 एयरक्राफ्ट एंड मोटर व्हीकल, यानी हवाई जहाज से संबंधित जो अपराध है वो इसी में है। भारत में उसका अलग कानून। चैप्टर 3 एनिमल, बर्ड्स, फिश एंड प्लांट्स। चैप्टर 3 में उन्होंने एनिमल, बर्ड, फिश एंड प्लांट कर दिया, हमारे इसका अलग कानून है। चैप्टर 4 में आर्सन, इसका हमारे अलग कानून है। चैप्टर 7 में एसाल्ट हमारे इंडियन पिनल कोड में है। चैप्टर 9 बैंकरप्सी हमारे यहाँ अलग कानून है, जबकि अमेरिका में इसी में है। चैप्टर 10 बायोलॉजिकल वेपन, इसका हमारे यहाँ अलग कानून है, अमेरिका में इसी में है। चैप्टर 11 ब्राइबरी, ग्राफ्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हमारे यहाँ इसके लिए 3 कानून है, जबकि अमेरिका में एक चैप्टर में सारा डाल दिया। चैप्टर 11 चाइल्ड सपोर्ट, चैप्टर 12 केमिकल वेपन्स, फिर सिविल डिसऑर्डर, सिविल राइट, क्लेम, सर्विसेज, क्वाइंस, कंस्पिरेसी, कंटेम्प्ट, कॉन्ट्रैक्ट, काउंटरफिटिंग, फोर्जरी, क्रिमिनल स्टेट गैंग्स, कस्टम्स, इलेक्शन, हमारे यहाँ इलेक्शन का एक अलग कानून है, यहाँ उन्होंने इलेक्शन का डाल दिया इसमें। कहने का मतलब थाने में एक किताब रखी हुई है, एफआईआर लिखने वाला कांस्टेबल जब उसके सामने कंप्लेन आई, कंप्लेन पढ़ता है, इंडेक्स खोलता है, देखता जाता है इन्होंने क्या क्या कंप्लेन दिया है, किस चैप्टर में कौन सा कवर हो रहा है, फट से पेज खोला, यहां से वहां की धारा लिखा, एफआईआर तैयार।
अब वही काम एक 12वीं पास कांस्टेबल को आप कह रहे हैं कि काम करो, तुम 25 किताब खोलो, 25 किताब से अलग अलग धारा निकालो, बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए हमारे पास अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स की 50 चैप्टर एक ही किताब में हो तो पढ़ना आसान है, 50 चैप्टर के लिए अलग अलग किताब 50 किताब हो तो पढ़ना मुश्किल है। आप लोग मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, बॉटनी जो कुछ पढ़ते हो, अगर आपको एक ही किताब में 30 चैप्टर है, 40 चैप्टर है तो आसान है, जबकि उसकी अलग अलग हो तो मुश्किल है। इसलिए मेरा ये मानना है कि कमेटी के लोगों के जिनको ये जिम्मेदारी मिली थी, मुझे लगता है वो एसी के कमरे में बैठे बैठे केवल उन्होंने पुराने वाले कानून को पढ़ा, उसी को इंप्रूव करने की कोशिश किया, वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिस को देखने की कोशिश नहीं किया, ये देखने की कोशिश नहीं किया कि सिंगापुर में अभी कुछ दिन पहले 900 ग्राम गांजा मिलने पे एक व्यक्ति को फांसी हुई। हमारे यहाँ 9 क्विंटल गांजा पाया जाता है, आज तक किसी को आजीवन कारावास नहीं हुआ। हाँ, कानूनी नहीं है। अब सिंगापुर में एक व्यक्ति को फांसी दे दिया, मान के चलिए अगले 10 साल तक कोई गांजा की तस्करी वहां नहीं करेगा। हमारी यंग जनरेशन गांजे में बर्बाद हो रही है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसके सामने चाय की दुकान पे सिगरेट के अंदर गांजा नहीं बेचा जा रहा है। ये सिचुएशन आ गई, हमारी पूरी जनरेशन खराब हो रही है। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नशाबंदी करो, तो नशाबंदी करो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कानून हमें सिंगापुर वाला उठाना चाहिए। अभी टर्की में एक आदमी ने एसएमएस किया, जैसे हम लोग के पास खूब एसएमएस आपके पास आते होंगे कि भाई आपकी लॉटरी आई हुई है या इस पे क्लिक करो तो आपको ऐसा आएगा, ऐसा आता रहता है, खूब एसएमएस आते हैं दिन में। टर्की में एक व्यक्ति ने एसएमएस भेजा, एसएमएस भेजने के बाद आदमी वो इमाम सज्जन लगा होगा, उसने क्लिक मारा, उसका बैंक अकाउंट हैक हो गया। 340 साल सजा हुई उसको। कितनी? जोर से बोलिए जरा। हमारे यहाँ 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ कोयला घोटाला हुआ, किसी को 10 साल की भी नहीं हुई। वहां एक आदमी ने बैंक अकाउंट हैक किया, 340 साल सजा हुई। दोबारा कोई बैंक अकाउंट हैक करेगा क्या? जोर से बोलिए। थाईलैंड में एक आदमी ने चिट फंड घोटाला किया। चिट फंड घोटाला का मतलब वो प्रॉमिस करते हैं ना कि 1,000 रुपए जमा करो, साल भर के अंदर 2,000 कर देंगे। हमारे देश में एक स्कीम आई थी, सहारा के नाम से आई थी, बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा लगाया, करीब 16 लाख लोगों ने पैसा लगाया। 16 लाख ऐसा बताते हैं। 16 लाख लोगों का पैसा डूबा। सहारा श्री को कितने साल सजा हुई? 16 साल की भी नहीं। थाईलैंड में एक व्यक्ति ने चिट फंड कंपनी लॉन्च करके 16,000 लोगों का पैसा लूटा और पकड़ा भी गया, पैसा वापस भी हो गया। इसके बावजूद 1,41,000 साल सजा हुई। कितने साल की? 1 लाख। वो जिंदा नहीं रहेगा लेकिन सजा चलेगी। क्यों? क्योंकि अग्नि मिसाइल जो बनाई गई है ना, वो लोग चलाने के लिए थोड़ी बनाई गई। परमाणु बम जो बनाया जाता है वो चलाने के लिए नहीं बनाया जाता, वो धमकाने के लिए बनाया जाता है, डराने के लिए बनाया जाता है। तो कठोर कानून रोज रोज चलाने के लिए थोड़ी होते हैं। ये जो फांसी देने का कानून बनता है, ये रोज रोज फांसी देने के लिए नहीं होता। बस 5 साल 10 साल में एक को फांसी दे दिया, उसके बाद 10 साल तक शांति रहेगी। इसलिए मेरा ये मानना है जो नया कानून आया है पहले से बेटर है, पहले से अच्छा है, लेकिन इससे भ्रष्टाचार अपराध को जड़ से खत्म किया जा सकता है, इस पे मुझे दुविधा है। दूसरी बात, अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है सुख शांति रहे, समृद्धि हो, देश का विकास हो। देश का विकास तब होता है जब जस्टिस सिस्टम बहुत स्पीडी होता है। उदाहरण के लिए 50 साल पहले दुबई एक रेगिस्तान था। 50 साल पहले दुबई में कुछ भी नहीं था। उसने अपना जुडिशियल सिस्टम फास्ट किया, कठोर कानून बनाया, भ्रष्टाचार अपराध को रोका। 50 साल में पूरी दुनिया की कंपनियां अपने ऑफिस खोल गई। 50 साल पहले सिंगापुर कुछ नहीं था, 50 साल में डेवलप्ड कंट्री हो गई। 50 साल पहले जापान कुछ नहीं था, कठोर कानून बनाया, स्पीडी जस्टिस सिस्टम बनाया। जापान कहां है? दूसरा एग्जांपल चाइना का ले लो। हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ। हम 1947 में आजाद हुए, वो हमसे 2 साल के बाद 1949 में आजाद हुआ।
हम अंग्रेजों के गुलाम थे, वो जापान का गुलाम था। ये अलग बात है। हमने पूरी दुनिया को ढिढोरा पीट पीट के बताया हम गुलाम थे, हम गुलाम थे, हम गुलाम थे। चाइना ने अपने बच्चों को बताया नहीं, तो कभी गुलाम नहीं था। हम आज भी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी को ढो रहे हैं। इंडिया गेट पे घूमिए तो ऐसे लगता है आज भी बाबर का राज चल रहा है। अंग्रेजों, चाइना ने क्या किया? 1949 में आजाद हुआ, 1950 में उसने जापानियों का नामो निशान मिटा दिया, अपने इतिहास से गायब कर दिया। जहां कहीं चौराहों पे कहीं जापानी का नाम मिला, उसका पूरा पत्थर उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया। चाइना की यंग जनरेशन को पता ही नहीं चला कि चाइना कभी गुलाम था। उसने अपनी हिस्ट्री की बुक से हटा दिया कि चाइना कभी गुलाम था। और जब चाइना अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा कि चाइना गुलाम था, तो भारत क्यों पढ़ाएगा या पूरी दुनिया क्यों पढ़ाएगी? पूरी दुनिया को क्या पढ़ाए? ये तो हम हैं। आज भी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी को पढ़ा रहे, राजा मानधाता को नहीं पढ़ाते, राजा रघु को नहीं पढ़ाते, राजा अज को नहीं पढ़ाते, राजा दशरथ को नहीं पढ़ाते, इन्हीं को पढ़ा रहे हैं। चाइना में भी कुछ दिन पहले एक कंपनी के जीएम ने वेंडर से 2 लाख युआन लिया था। जितनी बातें कह रहा हूं, आप सब लोग गूगल वाले हैं, हमारी बातों के बाद गूगल कर लेना। 2 लाख युआन लिया अपने वेंडर से, फांसी की सजा हुई है। अब दोबारा किसी कंपनी का जीएम वहां किसी ठेकेदार से पैसा मांगेगा क्या? जोर से बोलिए जरा, मांगेगा? नहीं मांगेगा। सठे साठ्यम समाचरित, सठे साठ्यम समाचरित भारत का सिद्धांत है। ये किसकी ग्रंथ में लिखा हुआ है? भारत। विदुर ने बोला, चाणक्य ने बोला। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरित का सिद्धांत अपनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, विकास है, समावेशी विकास है, इंक्लूसिवनेस है। पुलिस जो विपक्ष में होती है, पुलिस का रोना रोती है, पुलिस के ऊपर आरोप लगाती है, पुलिस हमको प्रताड़ित कर रही है, पुलिस ये कर रही है, पुलिस टॉर्चर कर रही है। लेकिन आज तक संसद में या किसी भी विधानसभा में 1861 के पुलिस एक्ट को बदलने की मांग किसी ने नहीं किया। और सच्चाई तो ये है, हम लोगों ने पीआईएल किया, प्रकाश सिंह जी उसके मेन पिटिशनर हैं, मैं भी उसमें को पिटिशनर हूं। आप लोग गूगल करना प्रकाश सिंह केस, उसमें मैं को पिटिशनर भी हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्शन दिया पुलिस रिफॉर्म के लिए, आज तक वो डायरेक्शन भी किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया। कोई नहीं चाहता कि पुलिस स्वतंत्र हो, पुलिस निष्पक्ष हो। सच्चाई ये है, न सत्ता पक्ष चाहता है, न विपक्ष चाहता है। विपक्ष वाले रोना तो रोते हैं, पुलिस परेशान कर रही है, लेकिन वो चाहते नहीं कि 1861 वाला पुलिस एक्ट जाए, क्योंकि उनके भी मन में ये लालच रहती है, अगली बार हम भी जीत जाएंगे, हम भी मजा लेंगे पूरा पुलिस का। और अगर ये कानून अच्छे थे अंग्रेजों के, अगर 1860 का आईपीसी अच्छा था, 1861 का पुलिस एक्ट अच्छा था, 1872 का एविडेंस एक्ट अच्छा था, इस देश में पीड़ित कौन था? भारत के लोग। प्रताड़ित करने वाले कौन थे? जोर से बोलिए जरा। अंग्रेज। अपराध कौन करते थे? अंग्रेज। और सजा किसको होती थी? भारतीयों को। इतना छोटा सा कॉमन सेंस है, इतनी सी बात। आप मुझे अंग्रेजों के समय में किसी एक अंग्रेज का नाम बताइए जिसको सजा हुई हो। बाकी तो छोड़ दो, जिसने जलियांवाला बाग कराया कम से कम उसको सजा हो जाती। इतने लोगों को उन्होंने गोलियों से मारा, इतने लोगों को पकड़ के मारा, किसी अंग्रेज को सजा हुई क्या? नहीं हुई। क्यों? 1861 का पुलिस एक्ट। इतना बढ़िया कानून बनाया था उन्होंने अपने लिए, जिसको मन चाहे गोलियों से भून दें, जिसको मन चाहे जब कर दें, जिसको मन चाहे नदी में फेंक दें, जिसको मन चाहे उड़ा दें, सजा नहीं होगी। और वो आज भी चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि वास्तव में इस देश में न्याय करना है तो ये 1861 के पुलिस एक्ट को भी उठा के रद्दी की टोकरी में डालना पड़ेगा। 1860 का आईपीसी तो रद्दी की टोकरी में जा रहा है, लेकिन 1861 वाला भी डालना पड़ेगा। एविडेंस एक्ट बदलना पड़ेगा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो झूठी गवाही है, 20 साल मुकदमा चलता, गवाह मुकर जाते हैं और फिर आदमी बरी हो जाता है। फास्ट जस्टिस का फायदा आपको बताता हूं, स्पीडी जस्टिस का फायदा। मैंने 2016 में पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कहा भाई देखिए, सांसद विधायक माननीय है, ये पब्लिक सर्वेंट है और इनको हर जगह वीआईपी व्यवस्था है, इनके लिए कोर्ट में भी वीआईपी व्यवस्था करिए।
जस्टिस गगोई की उसमें कोर्ट नंबर 6 में रहा करते थे, वहां मेरी पीएल गई। बोले क्या चाहते हो? हमने कहा साहब हम ये चाहते हैं कि सांसद विधायक का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड हो जाए। बोले ये कैसे हो सकता है, आम आदमी का तो नहीं होता। हमने कहा आम आदमी, लेकिन आम आदमी थोड़ी पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, हर जगह वीआईपी व्यवस्था तो इनके लिए रही है। उसके बाद से अब तक 250 सांसदों और विधायकों की सदस्यता खत्म हो चुकी है। 2016 मैंने पीआईएल फाइल किया, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया एमएलए एमपी का मुकदमा 1 साल में डिसाइड करो। 1 साल लग गया कोर्ट बनने में, 2018 तक कोर्ट बनी। 2018 से 2023 तक 250 सांसदों और विधायकों को सजा हुई है, अतीक अहमद को हुई है, मुख्तार, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को सजा हुई है जिनका मुकदमा 35-35 साल से पड़ा हुआ था, जज उनकी फाइल सुनते ही नहीं थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 1 साल के अंदर डिसाइड करो, नहीं कर पा रहे तो कारण बताओ, तो फिर उनकी फाइलें खुली। अतीक अहमद को सजा हुई, आजम खां को सजा हुई, मुख्तार अंसारी को सजा हुई, राहुल गांधी को सजा हुई, ऐसे सभी पार्टियों के लोगों को सजा हुई। इसमें XYZ ऐसा नहीं, आपके क्षेत्र से भी एक विधायक जी को सजा हुई, टिकैत साहब आपको पता होगा, सैनी जी को भी सजा हुई, सिटिंग एमएलए थे वो भी। 250 सांसदों विधायकों को सजा हो चुकी है। नहीं तो इनके मुकदमे चलते रहते। पहले ऐसे ही होता था, संसद में नोट कांड हुआ, नोटों की गड्डियां सबने देखी, जिसने पैसा दिया उसका मुकदमा चलता रहा, वो पहले खुद ही चला गया। जब चला गया तो मुकदमा बंद हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग तो अभी कुछ दिन पहले हुआ, रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब के खिलाफ एक 23 साल पहले FIR हुआ था बनारस में, लेकिन वो सांसद विधायक नहीं थे तो मुकदमा ठंडा पश्चिम पड़ा हुआ था। पिछले साल उनको राज्यसभा में भेज दिया। अब जैसे ही राज्यसभा में भेजा, उनका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया। 23 साल से फाइल ठंडे बस्ते में थी वो, लेकिन सांसद बनते ही एमएलए एमपी कोर्ट में चला गया। उसको एमएलए एमपी कोर्ट कहते हैं, हर जिले में एमएलए एमपी कोर्ट बनी हुई थी। और अब उनको खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट भी हो गया। अगर आप सोचिए, केवल सांसद विधायक का मुकदमा जस्ट 1 साल में डिसाइड हो रहा है, तब इतना अंतर आ रहा है। अगर सबके मुकदमे साल भर में डिसाइड होने शुरू हो जाए, तो आप सोचिए घूसखोरी खत्म होगी कि नहीं खत्म हुई? कमीशन खोरी रुकेगी, जमाखोरी रुकेगी, मिलावटखोरी रुकेगी, कालाबाजारी रुकेगी, नशा तस्करी, सब कुछ रुकेगा। ये तो चूंकि मुकदमा चलता रहता है। सुखराम का मुकदमा खत्म नहीं हुआ, उसके पहले खुद ही खत्म हो गए। शिबू सोरेन का मुकदमा नहीं खत्म हुआ, उसके पहले खुद ही खत्म हो गए। नरसिम्हा राव का मुकदमा नहीं खत्म हुआ, उसके पहले खुद ही खत्म हो गए। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, भारत बदल जाएगा। भारत की जीडीपी कम से कम 2% बढ़ जाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।